कहा जाता है कि शिवाजी और औरंगजेब की जो लड़ाई थी वो इस देश में हिंदुत्व और इस्लाम की लड़ाई थी। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुआ जहां बचपन से इतिहास को पढ़ाया जाता था, जहां बड़े बड़े स्कॉलर्स देश भर से आकर साल में कम से कम 2 बार जमा होते थे और इतिहास के बारे में आपस में रिसर्च होता था, सेमिनार्स होते थे। इसलिए बचपन से भारत के इतिहास को पढ़ने का मुझको मौका मिला। इसमें मेरा अपना कोई कमाल नहीं है, ये एक सौभाग्य की बात थी और मालिक का करम था। उस घराने में पैदा होने का ये फ़ायदा था कि मुझे झूठ और सच में फ़र्क करने का कुछ हुनर आ गया। जिन शिवाजी के बारे में ये बात कही जाती है और बड़े ज़ोर शोर से कही जाती है कि वो भारत में उस हिंदुत्व के सबसे बड़े अलंबरदार थे और इस्लाम के और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे, लोग ये बात छुपा लेते हैं और भूल जाते हैं कि अगर ये बात सच है तो फिर इसका क्या जवाब दिया जाएगा कि शिवाजी ने अपने तोपखाने का सरदार इब्राहिम खान नाम के एक मुसलमान को बनाया था। उस समय फौज में तोपखाना सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता था। लड़ाइयाँ आमतौर पर किले में होती थीं, फौजें किले में होती थीं और किलों पर आक्रमण, किलों पर हमला, किलों पर अटैक तोपखाने की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। ये बात साफ जताती है कि शिवाजी को अपनी मुहिम सर करने के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास अपने फौजी कमांडरों में जिस शख्स पर था वो एक मुसलमान था। शिवाजी का जो एरिया था लड़ाइयों का, हमलों का और उन पर किए जाने वाले आक्रमण का सामना करने का, उसका एक बड़ा एरिया कोंकण का इलाका था जो समंदर से लगा हुआ है। और समुद्र से लगे हुए जो इलाके होते हैं वहाँ ज़्यादा अहमियत समंदर की फ़ौज की होती है, नेवी की होती है। मैंने अभी आपको बताया कि तोपखाना प्लेन एरिया में लड़ाई लड़ने वाली फ़ौजों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, सबसे अहम अंग होता था। और समंदर के किनारे वाले इलाकों के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत नेवी की होती है, समुद्र की फ़ौजों की होती है। दूसरी बात ये नोट कीजिए कि शिवाजी की जो नेवल फोर्स थी, जो समुद्री फ़ौज थी, उसका कमांडर भी दौलत खान नाम का एक मुसलमान था। सालेरी की जब लड़ाई हुई, शिवाजी की फ़ौजों ने जब सालेरी में लड़ाई लड़ी तो उस जो दक्कन का इलाका था, दक्कन में औरंगज़ेब के फ़ौज के कुछ कमांडरों ने औरंगज़ेब का साथ छोड़कर शिवाजी के पास अपना एक नुमाइंदा भेजा था। उन लोगों को कुछ शिवाजी से ख़ास बात करनी थी और विशेष पैगाम पहुंचाना था। आप हैरत करेंगे और इस बात को नोट करें कि दक्कन की लड़ाई में औरंगज़ेब के मुसलमान कमांडरों ने अपने जिस नुमाइंदे को औरंगज़ेब के पास भेजा वो एक मुसलमान नहीं था बल्कि एक मराठा था। आपस के रिश्ते, आपस के संबंध किस तरह के थे, ये इसका एक उदाहरण है।
और दूसरी तरफ जब शिवाजी ने मुगलों के पास अपने एक प्रतिनिधि को भेजा और अपने एक नुमाइंदे को भेजा एक संदेश लेकर, तो उस वक्त शिवाजी ने जिस शख्स को मुगलों के पास अपना संदेश लेकर भेजा था उसका नाम था काजी हैदर, वो भी एक मुसलमान था। औरंगजेब के सिपाही शिवाजी के पास किसी को भेजते हैं तो वो मुसलमान को नहीं चुनते, शिवाजी किसी को भी चुनते हैं औरंगजेब या मुगलों के पास अपना संदेश लेने के लिए, तो वो किसी नॉन मुस्लिम को नहीं चुनते, एक मुसलमान को चुनते हैं। शिवाजी का एक मुस्लिम कमांडर था, उसका नाम था सद्दी हिलाल, मुसलमान था। सन 1660 के इतिहास को, सही इतिहास को ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको इस राज का पता चलेगा कि शिवाजी ने जब रुस्तम जमा और फाजिल खां को रायबाग के करीब लड़ाई में हराया था, उस वक्त शिवाजी की तरफ से फौज का कमांडर मुसलमान सद्दी हिलाल था, जो औरंगजेब के या मुगलों के मुस्लिम कमांडरों से शिवाजी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। शिवाजी के एक और सरदार का नाम था शामा खान। शिवाजी के एक और सरदार थे नूर खान बेग। मैं समय को बचाने के लिए नूर खान बेग का जो जंगी कारनामा था शिवाजी की फौज की तरफ से, मैं उसको ज़्यादा तफसील के साथ यहाँ पर नहीं रख रहा हूँ, वरना वो इतिहास इस लायक है कि हर मुसलमान, हर मराठा, हर ओबीसी के लोग, हर भारत का मूल निवासी और हर इंसाफ को पसंद करने वाला और न्याय को स्थापित करने की तमन्ना रखने वाला उस इतिहास को तफसील के साथ पढ़े। बीजापुर की फौज आदिल शाही मुसलमानों की सरकार थी। बीजापुर के फौज के लगभग 500 से लेकर 700 पठान वो आदिल शाही फौज को छोड़कर शिवाजी की फौज में शामिल हुए थे। अगर आप कोई रेफरेंस नोट करना चाहें तो एक ग्रैंड डफ की लिखी हुई एक किताब है जिसको इंटरनेशनल हिस्टोरियंस ने ऑथेंटिक माना है शिवाजी की हिस्ट्री के बारे में, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठाज। उसमें आप ये सारे रेफरेंसेस देख सकते हैं। खुद शिवाजी के जो पिताजी थे, मालूम नहीं क्यों ये बात आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम, खुद शिवाजी के जो पिताजी थे शाह जी, वो खुद बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत में एक बहुत बड़े कमांडर थे। याद रखें, इस बात को भी नोट करें कि जिस फौज की मदद से और जिसके दांव पेच से शिवाजी को एक जगह पर बहुत बुरी शिकस्त हुई थी और उनको अपने बेटे संभाजी के साथ आगरा में जाकर कैद होना पड़ा था, वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। उस वक्त शिवाजी के खिलाफ जो फौज मुगलों की तरफ से लड़ रही थी उसका कमांडर मुसलमान नहीं था, उसका कमांडर एक राजपूत राजा जय सिंह था। फिर इसी फौज में एक राजा जय सिंह के बजाय के अलावा सोडिया, सज्जन सिंह, बुंदेला, हरिभान गोड़, उदयबान गोड़, शेर सिंह राठौर, छत्रभुज चौहान, चित्रसेन इंद्रभान, बुंदेला, बाजी चंद राव, गोविंद राव, ये सब आदिल शाही हुकूमत की फौज के सरदार थे। बात यह है कि उस वक्त ये जो लड़ाइयाँ हुआ करती थीं औरंगजेब के बीच और शिवाजी के बीच, या शिवाजी के बीच और आदिल शाही सरकार के बीच, या औरंगजेब के बीच और आदिल शाही सरकार के बीच, वो उसका कोई ताल्लुक धर्म से नहीं होता था। इस बात को लोग भूल जाते हैं कि औरंगजेब ने कितने आक्रमण उन रियासतों और स्टेट्स पर किए जिनके राजा मुसलमान थे, और शिवाजी ने कितने आक्रमण उन स्टेट्स पर किए जिनके राजा राजपूत थे। ये राजनीतिक मसले थे और जब राजा महाराजाओं का ज़माना था तो उस वक्त लड़ाइयाँ हुआ ही करती हैं। शिवाजी महाराज किसी भी सूरत में ये बात मानने के लायक नहीं है कि शिवाजी महाराज कोई धर्म की बुनियाद पर, कोई हिंदुत्व को लागू करने के लिए, कोई इस्लाम और मुसलमानों से कोई नफ़रत और कोई गुस्सा उनके दिल में था।
वो इसलिए लड़ाई नहीं लड़ा करते थे। यही बात औरंगज़ेब के बारे में हर इतिहास का, सही इतिहास का जानकार इंसान पूरे विश्वास और यकीन के साथ कह सकता है कि औरंगज़ेब ने अगर किसी पर आक्रमण किया तो उसका कोई ताल्लुक इस्लाम और हिंदुत्व से नहीं था। उस ज़माने में चचा भतीजे में लड़ाई हुआ करती थी, बाप बेटे में लड़ाई हुआ करती थी। ये जो शाही निज़ाम होता है ये उसकी बदकिस्मती से एक रिवायत रही है। जब हमारे देश में लोकतंत्र आ गया, जब हमारे देश में एक आज़ादी का एक नया वरक पलटा गया, एक नया पन्ना पलटा गया, तो इस बात की ज़रूरत थी कि हमारे देश के नौजवान बच्चों और बच्चियों को सही इतिहास पढ़ाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत विदेशी आक्रमणकारियों से आज़ाद होकर और दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में गुलाम हो गया। एक आक्रमणकारी गए, एक विदेशी ताकत से भारत आज़ाद हुआ तो दूसरे विदेशी ताकत ने भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया और उसको अपनी सत्ता को चलाने के लिए और अपने उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस बात की ज़रूरत थी कि भारत के वासियों को, भारत के रहने वालों को, विशेषकर भारत के मूल निवासियों को आपस में लड़ाया जाए। और इसके लिए उसने सबसे ज़्यादा जिस विभाग पर, जिस डिपार्टमेंट पर पहले शुरू में मेहनत की वो था हिस्ट्री। हिस्ट्री लिखवाई गई, ऐसे लोगों से हिस्ट्री लिखवाई गई जो उनके आदेश के मुताबिक झूठी हिस्ट्री लिख सकें। और नहायत अफसोस की बात है कि हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर वही झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। उसी की बुनियाद पर राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें अपनी नीतियां बनाती हैं और पॉलिसियां बनाती हैं और उसके नतीजे में आम लोग एक दूसरे के बारे में ज़बरदस्त गलतफहमियों में फंस जाते हैं और उसका फ़ायदा मूल निवासियों को नहीं होता, मराठों को नहीं होता, मुसलमानों को नहीं होता, ओबीसी के लोगों को नहीं होता, एससी एसटी के लोगों को नहीं होता, माइनॉरिटीज़ के लोगों को नहीं होता। ये आपस में लड़ाने का फ़ायदा एक मुट्ठी भर बहुत छोटी सी जो एक अक़लियत है, बहुत छोटी सी एक माइनॉरिटी है, वो पूरे देश पर सत्ता जमाए हुए हैं और आपस में इस तरह हमको एक दूसरे से दूर करके और झूठ का एक प्रोपेगेंडा करके और झूठी विचारधाराओं की बुनियाद पर हमें आपस में इस तरह